क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब, स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हो, चाहे रघुराम राजन साहब हो, चाहे उर्जित पटेल साहब हो, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना है, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को यह था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, उसमें चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो हिली हुई है भारत सरकार से, कि जिस तरह से इसके तरफ इस दिशा में जा रही है, वो एक तरह से समझिए कि क्रिप्टो को आज नहीं कल बैन होना ही होना है। और भविष्य की करेंसी जो है, जो दुनिया की करेंसी डिजिटल करेंसी होगी, तो भारत सरकार अपने विजन के साथ उसी तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के बारे में भी मुझे लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वो रास्ता ठीक ही होने वाला है। मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्रिप्टो के बारे में जितने भ्रम थे, वो सारे भ्रम आपने दूर करने का काम किया है। और आपने 30% इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एट 30% प्लस सेस एंड सरचार्ज, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। माइनिंग नॉट पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, 1% टीडीएस इज फॉर ट्रैकिंग द ट्रांजेक्शन। और उसी प्रकार स्वती महोदय, क्रिप्टो एनएफटी के बारे में भी माननीय निर्मला जी ने घोषणा की थी कि जो क्रिप्टो और एनएफटी के बारे में जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसको भी रिस्क डिस्क्लेमर जो है उनको देना पड़ेगा। लेकिन स्वती महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये क्रिप्टो आखिर है क्या? इट इज नाइदर अ कमोडिटी, इट इज नाइदर एन एसेट, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ सर्विस। तो ये है क्या? इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। और सती महोदय, मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या? सती महोदय, ये क्रिप्टो, ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? सती महोदय, इसलिए जापान ने 55% टैक्स लगाया है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने
अप टू 45%, यूएस ने 37%। इसलिए मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि फिर विचार कीजिए कि हम आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो पर 30% से भी ज्यादा हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं क्या। और सती महोदय, जो क्रिप्टो में कमाने वाले लोग उनको 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो का जो CAGR है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है, बिटकॉइन का 115%, एथेरियम का 30%, बिनांस कॉइन का 151%। सो इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टिंग बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। महोदय, अंकलेश्वर स्वामी अय्यर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि क्रिप्टो करेंसी इज नो अंडरलाइंग वैल्यू, नॉट इवन ए ट्यूलिप ऑफ 17th सेंचुरी स्पेकुलेटिव बबल। 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के एक देश के अंदर जो ट्यूलिप का जो फूल होता है, होड़ मच गई, हर आदमी ट्यूलिप खरीद रहा है, उसका दाम 200 गुना चला गया, और एक दिन अचानक जब बबल बस्ट किया तो हजारों लोग कंगाल हो गए। तो ट्यूलिप की तो कीमत कम से कम 1 रुपया होगी, लेकिन क्रिप्टो की कितनी कीमत है ये कोई नहीं जानता है। साथी महोदय, यूक्रेन ने लीगलाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी को पिछले 7 दिन पहले। दुबई एडॉप्ट्स फर्स्ट वर्चुअल एसेट लॉ दुबई क्रिप्टो करेंसी में, और एक स्टडी के अनुसार 2021 में मोर देन 14 बिलियन डॉलर जो है वो क्रिप्टो क्रिमिनल्स मेड अ रिकॉर्ड 14 बिलियन डॉलर हाउल इन 2021। और आज ही टाइम्स ऑफ एक एक्सप्रेस में समाचार है कि केरल के अंदर अब्दुल गफूर नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो क्रिप्टो करेंसी के फेक रैकेट में शामिल था, और 1200 करोड़ का वो रैकेट था जिसमें लोग पकड़े गए हैं। और अब तो जैसे ही अब 1 तारीख के पहले इन्वेस्टर्स स्टार्टेड पार्किंग दीज करेंसीज इन प्राइवेट वॉलेट्स, और 8 बिलियन वर्थ क्रिप्टो एसेट एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि और इसके बारे में विचार हो। और इतना ही नहीं, तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी जो गैम्बलिंग हो रही है गेमिंग के नाम पर, मैं गेमिंग के विरोध में नहीं हूं, और एक अनुमान है कि 2.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री केवल फैंटेसी गेम की और 2022 के अंदर होगी। तो कैसे रेगुलेट किया जाए ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन लेंडिंग को। आज ही समाचार है कि करीब 40 से ज्यादा डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन फाउंड टू बी रन बाय चाइनीज नेशनल्स। तो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन लेंडिंग, सोशल मीडिया, एडटेक, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। और ये जो IT कानून बना हुआ सौती महोदय, ये 20 साल पुराना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो IT एक्ट है उसको नए सिरे से ड्राफ्ट किया जाए ताकि वर्तमान की चुनौतियों का जो मुकाबला कर सके। और फिर मैं निर्मला जी से भी आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी कोई एक पेपर पब्लिश किया जाए IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर, टू डिवाइस अ फ्रेमवर्क, ताकि पब्लिक कंसल्टेशन में कि क्या क्रिप्टो है, क्या NFT है, क्या किया जाना चाहिए, और वर्चुअल डिजिटल करेंसी की जो घोषणा की गई है उसके बारे में भी जल्द से जल्द विचार किया जाए। तो महोदय, मैं इसके बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। ये क्रिप्टो करेंसी के बिक्री पर केवल 18% GST लगता है, और वो भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एक्सचेंज चलाने वाले लोग हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर 18% टैक्स लगता है। मैंने 0 आवर में उठाया, तो मैं फिर इस बात की आपसे मांग करता हूं कि बिकॉज इट इज नो एसेट, नो सिक्योरिटी, नो कमोडिटी, नो गुड्स, नो सर्विसेज, एंड क्रिप्टोज आर सिमिलर टू लॉटरी, कैसीनोज, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, और इन सारी चीजों पर पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 28% टैक्स लगता है। अगर आप लॉटरी में 100 रुपया लगाएं तो आपको 28 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कैसीनो के अंदर बेट लगाएं 1000 रुपया तो 28% टैक्स देना पड़ेगा। और गोल्ड पर भी 3% GST है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि GST काउंसिल को इस बात का विचार करना चाहिए कि भले वो 1% हो, 0.1% हो, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो क्रिप्टो का है उस पर GST लगाने के बारे में और सरकार को विचार करना चाहिए।